कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको बिहार स्पेशल के तहत हिस्ट्री सेक्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करवाने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से प्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो लोग टेस्ट सीरीज इसका देना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप फ्री में उसको टेस्ट दे सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको बिहार स्पेशल के जितने भी करंट अफेयर्स हैं 2022 के जनवरी से लेकर के दिसंबर या जनवरी 2023 तक आपको करंट जो भी बिहार स्पेशल के हैं, साथ साथ जहां से क्वेश्चन आज तक बीपीएससी में मैथ में क्वेश्चन साइंस में पूछे गए हैं उसको भी करवाया जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पूरा कोर्स कंप्लीट लेना चाहते हैं, पीडीएफ और टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, तो मात्र 1500 में आपको कंप्लीट कोर्स प्री मेंस इंटरव्यू यानी निबंध का भी आपको करवाया जाएगा। जो मेंस के तहत जीएस1 जीएस2 ऑप्शनल और आपके जो निबंध है वो भी सेक्शन करवाया जाएगा। अगर अभी आप इनरोल कर लेते हैं तो मात्र 1500 में आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो उसमें 200 प्लस टेस्ट सीरीज है और उसमें मात्र 300 में आप जुड़ सकते हैं, जिसमें जो टॉपिक वाइज आपका टेस्ट है, करंट अफेयर्स का, बिहार स्पेशल, हिस्ट्री या ज्योग्राफी, जो भी जिस टाइप के क्वेश्चंस आज तक बीपीएससी में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, ये सारे क्वेश्चन का सेट है। आप ऑनलाइन आप इसको दे सकते हैं मात्र 300 में, आपको वो भी अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे कोर्स है उसको देखें और कुछ डेमो दे लें। टेस्ट अगर आपको अच्छा लगता है तब उसको बाय करें। चलिए आज का जो टॉपिक है वो मैं स्टार्ट करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो बिहार स्पेशल का पार्ट 2 है और महा मैराथन दौड़ चल रहा है, चूंकि अब बहुत ही कम टाइम बचा है आपके एग्जाम के लिए। और बीपीएससी में अभी आपको 100 प्लस स्कोर करने के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही देखें, क्योंकि थ्योरेटिकल तो आपने बहुत दिन पढ़ा और अभी है आपका टाइम है कि आप रिवीजन करें। चलिए तो रिवीजन मैं करवा रहा हूं आपको, तो तेजी से कम आप वीडियो जरूर देखें, उससे आपको जरूर फायदा मिलने वाला है। चलिए आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है वो देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा ना ही एक बतना कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि जब आप मौर्य कला पढ़ते हैं तो मौर्य कला में मेंस में आपने देखा होगा कि यह लाइन की चर्चा किया गया है। तो वो जो विद्वान था वो कौन सा विद्वान था, तो उसका नाम था एरियन। एरियन ने ही यह बात बोला था कि जो राजप्रसाद है जो कुम्हरार पटना में स्थित था, जो 80 स्तंभों पर टिका हुआ था और चारों ओर से काठ से उसको बनाया गया था, तो वो इतना सुंदर था कि वो जो आपका सूसा और एक बतना का जो राजमहल था उससे भी बेहतरीन दिखता था। तो इसकी चर्चा एरियन ने किया था। ठीक है, और दूसरा इसी राजमहल के बारे में जो है देवताओं द्वारा निर्मित बताया था कि यह जो राजमहल है उसको मनुष्य ने नहीं बल्कि देवताओं ने बनाया, वो भी क्वेश्चन है। तो वो बोला था फाहियां। वो कौन बोला था? फाहियां। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं बल्कि क्या है, देवताओं द्वारा निर्मित है? तो फाहियान ने कहा था। और फाहियान किसके दरबार में आया था? तो आपको पता होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको कि हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं, उसके दरबार में ये आया था। फाहियान चीनी यात्री था। ठीक है, और इसी ने जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद था उसको क्या बोला है कि देवताओं द्वारा निर्मित है। ये ऐसा मालूम होता है कि देवताओं द्वारा निर्मित है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण की सुंदरता का वर्णन। तो आपको पता होगा कि सेल्यूकस निकेटर की बेटी कार्नेलिया या हेलेना से जब चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हो जाता है तो वहां से एक राजदूत, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर भेजता है पाटलिपुत्र में और उसका नाम रहता है मेगास्त्रीज, जिसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा। और इंडिका नामक ग्रंथ में जो है पाटलिपुत्र के नगर जो नियोजन है उसके बारे में उसने लिखा है, किस प्रकार से चारों ओर से पाटलिपुत्र प्राचीर दीवारों से घिरा हुआ था, जगह जगह उसमें होल बनाए गए थे जिससे कि अंदर से ही अटैक या तीर धनुष चलाया जा सके। तो इस तरीका का वर्णन मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में किया था। बहुत सुंदर पूर्ण पाटलिपुत्र नगर को वहां पे उसने बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? मेगास्थनीज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप एक बार देख लें, उसके बाद जो नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट का, उसको आप जरूर दे लें, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मौर्य वंश के उपरांत मगध पर किस वंश का स्थापित हुआ? ठीक है, तो मौर्य वंश के बाद जो आया वंश मौर्य वंश, आपको पता होगा कि अशोक के बाद उसका जो
पौत्र होता है, पोता वृद्धरथ वो रहता है। उसके बाद जो है शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा वहां पे ब्राह्मण वंश का निर्माण हो जाता है, उसी को हम शुंग वंश भी बोलते हैं। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कौन सा वंश आया? मौर्य वंश के पतन के पश्चात तो शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पुष्यमित्र शुंग। और यह ब्राह्मण था और इसने कई स्तंभ, अशोक स्तंभ या जो भी है उसको इसने तोड़ने का भी प्रयास किया था। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण शासक था। ठीक है, तो शुंग वंश आया। मौर्य वंश के बाद उपरांत कौन सा वंश आया? तो मगध पे जो वंश आया मौर्य वंश आया। मौर्य वंश के बाद कौन सा आया? शुंग वंश आया। चलिए ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, तो स्वयं को जो मगध का सम्राट बताया है तो वो स्तंभ का नाम है भाब्रू स्तंभ। कौन सा स्तंभ है? तो भाब्रू स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शुंग वंश का संस्थापक, तो अभी हमने चर्चा किया शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस वंश के शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुट राम विहार के 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? ठीक है, अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि किस वंश के शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुट राम विहार, देखिए विहार जब भी होगा तो बौद्ध से जुड़ा हुआ होगा, और बौद्ध से जो भी जुड़ा हुआ मठ जो हिंदू शासक आया तो उसने उसको नष्ट करवाया था। तो उसका नाम क्या था? तो अभी तुरंत हमने चर्चा किया, पुष्यमित्र शुंग। इसी ने क्या किया था? बहुत सारे जो बिहार था या जो भी स्तंभ थे या कह सकते हैं जो भी उसके द्वारा बनाए गए थे अशोक कालीन, तो उसको यहाँ पे नष्ट करने का प्रयास पुष्यमित्र शुंग ने ही किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र शुंग। पाटलिपुत्र पर डेमोट्रियस का आक्रमण कब हुआ था? ठीक है, तो डेमोट्रियस का जो आक्रमण होता है पाटलिपुत्र पर वो 185 ईस्वी पूर्व, ठीक है, 185 ईस्वी पूर्व में होता है। तो ये याद रखेंगे कब होता है। वन लाइनर है, फैक्ट है, बस याद करें, और जहां समझाने वाली बात होगी मैं समझा दूंगा। शुंग कला का उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो सबसे पहले देखिए इसको आपको बनाने, अगर मान के चलिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी पता है तो आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इन लोग का जो शासन काल रहता है तो मगध में ही होता है। आपको पता ही होगा शुंग वंश भी मगध, और मगध क्या है आपका गया और पटना का क्षेत्र है, तो सीवान, समस्तीपुर और कैमूर तो ऐसे ही काट दीजिए, बच कौन सा गया? बौद्ध गया। तो कुछ क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता होगा तो आप जो है काट करके इस तरीका से आप बना सकते हैं। थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपका बन जाएगा। तो मैं इसलिए इस तरीका को बता दिया। जैसे शुंग वंश है तो शुंग वंश आपको पता ही मौर्य वंश के बाद आया, और मौर्यों का शासन कहाँ था? मगध, तो शुंगों का भी शासन मगध में ही होगा। तो कैमूर, समस्तीपुर और यहाँ सीवान से तो मिलेगा नहीं, तो मगध कौन सा क्षेत्र था? बोध गया, गया पटना का, इसलिए हमने इसको बोध गया मार दिया। ठीक है, तो इस तरीका से भी आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। मगध पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम, तो आपको पता ही होगा सबसे पहले बिंबिसार आता है, हर्यक वंश। उसके बाद हर्यक के बाद क्या आता है? शिशुनाग वंश, जिसका काला शोक रहता है। उसके बाद कौन सा आता है? नंद वंश आता है, फिर मौर्य आता है, तब फिर शुंग आता है, तब लास्ट में कण्व आता है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ये मिला है, हर्यक, शिशुनाग, नंद, घनानंद अंतिम शासक होता है, महापद्मनंद प्रथम। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे मौर्य जाते हैं घनानंद की हत्या करके, फिर इसको हत्या करके पुष्यमित्र शुंग आता है, उसके बाद कण्व वंश। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। ठीक है, उसके बाद शिशुनाग वंश आएगा, इसका सबसे प्रतापी शासक कालाशोक, जिसमें द्वितीय संगति होता है, और कब? तो 383 ईस्वी पूर्व में, आपको पता ही होगा। और इसकी राजधानी कहां रहती है? तो वैशाली रहती है। फिर नंद आएगा, महापद्मनंद, यह प्रथम शूद्र शासक होता है। और उसके बाद तो फिर घनानंद जब आता है उसको हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे आता है, और चंद्रगुप्त मौर्य के यानी वंश खत्म होने के बाद, यानी जब इसका परपोता कह सकते हैं अशोक का पुत्र पोता जब कमजोर पड़ता है तो पुष्यमित्र शुंग यहाँ कब्जा कर लेता है, और शुंग के बाद फिर यहाँ पे कण्व का शासन हो जाता है। ठीक है, तो हम महामैराथन के तहत मात्र 1-1 घंटे का लेंगे टाइम, और आपको पूरा कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट भी करवाएंगे, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आने वाले वीडियो में आप देखेंगे कि सारा थ्योरी 1-1 घंटे में आपको पूरा एनिशिएंट, पूरा मेडिएवल, मात्र 3 घंटे में आपको पूरा हिस्ट्री कंप्लीट करवाऊंगा। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें।
कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर कब आक्रमण किया था? देखिए कलिंग नरेश खारवेल बहुत ही अति प्रतापी शासक हुआ करता था कलिंग में, ठीक है। ऐसे अशोक के समय में आप लोग जानते होंगे कि 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग के साथ युद्ध हुआ था, लेकिन यहाँ पे कलिंग नरेश खारवेल ने मगध पर कब आक्रमण किया था? तो सबसे पहले ये जानिए कि ये कलिंग जो शासक थे, तो यहाँ पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में, दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में, उसके बाद पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व पहली शताब्दी के प्रारंभ में उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में, ठीक है। तो पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में, चूंकि देखिए 200 और ईस्वी पूर्व तक तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत अशोक का मतलब मौर्य का यहाँ पे शासन रहता है। तो जब उसकी सत्ता कमजोर आएगी, कमजोर पड़ेगी, तब जाकर के ये कलिंग नरेश खारवेल मगध पर आक्रमण करेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब आ जाइए गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? ठीक है, यवनों। तो यहां पर इसका गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर, अब आप यहां पे देखिए ऑप्शन कौन कौन सा है? चंद्रगुप्त द्वितीय है, वसुदेव है, घनानंद है, ठीक है। एक और ऑप्शन इसमें होना चाहिए था, चलिए नहीं है, छूट गया होगा, ठीक है, किसी तरीका से। तो गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख जो है, इसका एक और ऑप्शन होना चाहिए था, पुष्यमित्र सुंग, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुष्यमित्र सुंग। चूंकि इसमें आपका दिया गया नहीं है, कहीं हो सकता है ये पीडीएफ बनने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका पुष्यमित्र सुंग। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? ये तो आपको पता ही होगा, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसी में से आप बताइए कौन सा होगा, पॉज करके आप सोचिए। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो स्टूडेंट्स हो जाएगा वो आपका चंद्रगुप्त प्रथम। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। अब आ जाइए, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था? ठीक है, तो किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था? तो चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, अजातशत्रु। तो वो शासक का नाम था आपका समुद्रगुप्त, जिसने क्या कहा था अपने आप को? लिच्छवी दोहित्र, ठीक है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, और इसको वीणा बजाते हुए, क्योंकि एक साम्राज्य विस्तारवादी तो था ही और साथ साथ एक संगीतज्ञ भी था, वीणा भी बजाता था। तो इसलिए इसका जो आप जानते होंगे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को। बिना बजाते सिक्के पे किसे दर्शाया गया है? तो समुद्रगुप्त को। तो किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्री भी कहा है? तो वो है समुद्रगुप्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो आपको पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बिहार का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है आपका नालंदा। और इसके संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं इसको वीवीआई कर देता हूं, इसको एकदम आप लोग याद रखेंगे, कुमारगुप्त। बोधगया के महाबोधि मंदिर की स्थापना कब हुई? तो बोधगया के जो महाबोधि मंदिर है उसकी स्थापना देखिए कब हुआ है? तो देखिए मौर्य काल में उतना बौद्ध धर्म आगे नहीं बढ़ा था, ठीक है। आगे चल करके बाद में जब अशोक आता है उसके बाद मौर्य यहाँ पे, तो इसके बाद का ही काल होगा। और यहाँ पे सबसे ज्यादा बोधगया में जो काम हुआ महाबोधि मंदिर बनाने में, तो ये आपका गुप्त काल। इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? गुप्त काल में आपका महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी, ठीक है। अब आइए, चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो ये 3 वर्षों तक रहा था। कितने दिनों तक रहा? ये सब फैक्ट है, आप याद रखेंगे, 3 वर्षों तक रहा था। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? तो फाहियान देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य बोल सकते हैं। वेनसांग आया था हर्षवर्धन, हॉ फॉर वेनसांग और हॉ फॉर हर्षवर्धन। तो वेनसांग का याद रखिएगा हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन। और जबकि अगर पूछे आपका फाहियान कब आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय या उसका और भी नाम विक्रमादित्य था। चीनी यात्री इत सिंह कब बिहार का भ्रमण किया था? तो ये 673 ईस्वी सन में आपका ये बिहार का भ्रमण किया था। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 673 ईस्वी सन, ठीक है।
हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? ठीक है, गृहबर्मन, हर्षवर्धन, राजवर्धन। हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो ये मिस्टेक है क्वेश्चन, ये मिस्टेक है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बोध गया के महाबोधि वृक्ष की क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो वो आपका शशांक था। कौन सा था? तो शशांक, याद रखिएगा, ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये आपको पता ही होगा, जब आप लोगों ने पढ़ा होगा पाल कला, तो उसमें भी इस सब की चर्चा आपने किया होगा। तो पाल वंश का जो संस्थापक थे वो थे गोपाल। कौन थे? तो गोपाल। ठीक है, अब आ जाइए, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। गोपाल, गोपाल क्या थे? यानी कृष्ण, कृष्ण कहा जाता है गोपाल को। तो पाल वंश के संस्थापक यानी याद रखिएगा कृष्ण थे, और कृष्ण को ही गोपाल कहा गया है, नहीं तो आप धर्मपाल देवपाल में कंफ्यूज होइएगा। ठीक है, तो इसलिए कृष्ण, पाल वंश के संस्थापक कृष्ण याद रखिएगा, उससे आपको याद आ जाएगा गोपाल। कृष्ण को ही गोपाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल था। ठीक है, तो विक्रमशिला में याद रखिएगा धर्म की पढ़ाई होती थी, बौद्ध धर्म की, इसीलिए धर्मपाल। विक्रमशिला में किसकी पढ़ाई होती थी? तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था, तो धर्म से जुड़ा हुआ था, इसीलिए इसका निर्माण किसने करवाया? धर्मपाल। एक तरीका याद करने का, एक तरीका आप याद रख सकते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासकों ने किया था? तो अभी हमने तुरंत पढ़ा, पाल वंश के ही शासक थे धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि भागलपुर के कहलगांव के आसपास में है, तो उसका निर्माण पाल वंश के शासकों ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आधुनिक बिहार के किस जिला में विक्रमशिला विश्वविद्यालय? देखिए वही क्वेश्चन जो अभी हमने चर्चा किया, तो भागलपुर में। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने उदंतपुरी, उदंतपुरी जो पुराना नाम है किसका? बिहार शरीफ। ये भी क्वेश्चन एक बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहां था पहले? तो बिहार शरीफ में। बौद्ध बिहार की स्थापना करवाया था, तो किसने करवाया था? ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा उदंतपुरी में, जो बिहार शरीफ में बौद्ध बिहार का स्थापना जो करवाया था वो कृष्ण ने, यानी गोपाल। कृष्ण गोपाल इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि गोपाल, धर्मपाल, देवपाल में आप कंफ्यूज होइएगा। ठीक है, तो उदंतपुरी बिहार शरीफ में निर्माण किसने करवाया था बौद्ध बिहार का? बिहार क्या होते थे? जहां पे बौद्ध भिक्षु जाकर के अपना रहते थे, रेसिडेंशियल पर्पस से बनाया जाता था। ठीक है, चलिए, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया? 26 का ए, गोपाल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मिथिला के कर्नाट वंशों का जो शासक जो थे उनकी राजधानी क्या थी? तो सिमरावगढ़। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी, देखिए बीपीएससी में ये सब डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़े रहिएगा तो ये सब गलत नहीं होगा, नहीं पढ़े रहिएगा तो आपसे कभी नहीं बनने वाला ये। ठीक है, तो सिमरावगढ़, मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहां थी? सिमरावगढ़। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई, कब हुई तुर्क सत्ता की स्थापना? अब आप इसमें से बता सकते हैं, आप अंदाजा लगाइए। देखिए 1192 में तराइन, अभी तक तो दिल्ली ही पहुंचेगा। ठीक है, तो उसके बाद ही आपका आंसर होगा। ठीक, तो 1204 में, 1194 में, 1198 में, तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 ईस्वी में हुई। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी, बाबर, बख्तियार खिलजी। ये क्वेश्चन आपका 67 में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, बख्तियार खिलजी। ठीक है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहां थी? ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। तो आपको उदंतपुरी विश्वविद्यालय जहां कहां था? तो बिहार शरीफ। तो यहीं पे तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ हुआ करती थी, मध्यकाल में। ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहां थी? तो बिहार शरीफ। बिहार राज्य का बिहार नाम किसने दिया? मुगलों ने, मौर्यों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने? तो इसका याद रखिएगा, तुर्कों ने ही सबसे पहले बिहार के नाम से, जो बिहार जहां पे बौद्ध भिक्षु आकर के रहते थे, तो तुर्कों ने ही इसका नाम रखा था बिहार। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तुर्कों ने। ठीक है, उसके बाद आते हैं, बिहार पर राज करने वाला जनजातीय वंश, राजवंश कौन था? तो बिहार पर एकमात्र चेरो वंश जो था, जनजातीय वंश, उसने यहाँ पे शासन किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? चेरो वंश। क्वेश्चन नंबर 33, भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको बस ऑब्जेक्टिव में ही मिलेंगे, आप किसी बुक में खोजिएगा तो बड़ी मेहनत से आपको मिलेगा। बस आप ये सुन लीजिए,
ये सबको समझने लगिएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा सिलेबस आपका। तो भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक सत्तन सिंह ने किया था। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? ठीक है, तो हसन खां को। किसको नियुक्त किया था? तो हसन खां को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? ठीक है, महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? बहार खां, जलाल खां, फरीद खां, हसन खां। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? जलाल खां। क्या हो जाएगा? जलाल खां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्यवंश का संस्थापक तो आपको पता ही होगा, शेरशाह सूरी ने ही सूर्यवंश की स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 37। शेरशाह को शेर की उपाधि किसने दिया था? मोहम्मद नूहानी ने, हसन खान ने, दरिया खान नूहानी ने, तो हुमायूं ने। तो हुमायूं ने तो देगा नहीं क्योंकि इसके साथ तो युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसको जो मोहम्मद नूहानी जो थे उन्होंने शेर शाह को शेर खां की उपाधि दिया था। शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो चौसा के युद्ध में भी किया और बिलग्राम अथवा कन्नौज का जो युद्ध होता है उसमें भी इसको पराजित करता है। ठीक है, तो 1539-40 दोनों में इसको पराजित किया जाता है। तो ऑप्शन ए और बी, तो यहाँ पे आप ये मार दीजिएगा तब सही हो जाएगा। और चूंकि बीपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं तो उसका एक से अधिक वाले में इनमें से कोई नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर ऐसे इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक होगा। ठीक है, अब आइए शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? सबसे पहला है आपका अकबरनामा, बादशाहनामा, ठीक है, वकीयाते मुस्ताकी, और एक यहाँ पे आपका छूट गया है, उसका नाम है तारीखे दाऊदी। क्या नाम है? तारीखे दाऊदी। ठीक है, तो उसमें मिलता है। तो ये सब क्वेश्चन कहीं कभी कभी इस टाइप के पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा। शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो उसका नाम है तारीखे दाऊदी। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता ही होगा, वहीं पे उसने अपना मकबरा भी बनवाया था, तो प्रयोगशाला कह सकते हैं सासाराम। ठीक है, बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, इब्राहिम शाह सूर, सुलेमान कर्रानी, दाऊद खां कर्रानी। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दाऊद खां कर्रानी। ठीक है, दाऊद खां कर्रानी। अब आइए शेरशाह का मकबरा है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपको पता ही होगा, सासाराम में है। अभी तुरंत चर्चा किया हमने। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया? जब्त प्रणाली की शुरुआत, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग, रुपया का प्रचलन। देखिए इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? रुपया का भी, जब्ती प्रणाली का भी, ठीक है, और सिकंदरी गज का भी यहाँ पे प्रयोग इसने शुरू किया था, जमीन नापने की इकाई थी। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपको बीपीएससी में जब भी इस टाइप का होगा तो एक से अधिक वाला आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किए गए? देश की भूमि का सर्वेक्षण, ग्रेट ट्रंक रोड, ये तो करवाया गया था। इबादत खाना उसने नहीं बनवाया था। इबादत खाना किसने बनवाया था? तो आपको पता होगा, अकबर ने बनवाया था, इसलिए यह काम उसके द्वारा नहीं किया गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इबादत खाना का निर्माण। ठीक है, इसने नहीं किया था। शेरशाह के मकबरा के संबंध में क्या सही है? ठीक है, यह झील के मध्य में स्थित अष्टकोणीय आकार है, बिल्कुल सही है। यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियां, ये भी सही है। इसके छत पर भव्य गुंबद है, ये भी सही है। यानी इसका आंसर उपरोक्त सभी, या इसमें आप अगर बीपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो आंसर आपका इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक वाला में चला जाता है। ठीक है, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यह VVI मान के चलिए अति महत्वपूर्ण है, यह क्वेश्चन पूछेगा। बिहार को सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत का वो मुगल शासक कौन था जिसने बिहार को मिलाया था? तो उसका नाम था अकबर। ठीक है, पटना को अजीमाबाद नाम दिया गया, तो किसके नाम पे पटना को अजीमाबाद नाम दिया गया? तो राजकुमार अजीम के नाम पे पटना का नाम क्या दिया गया था? अजीमाबाद। अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहां अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है आलमगंज पटना,
दूसरा है मुंगेर पूर्णिया। तो सबसे पहले वो पटना ही पहुंचेगा और बिहार में यहाँ पे आलमगंज पटना में जो है 1620 ईस्वी में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया गया था। किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 बताया है? तो उस 2 लाख बताया था। तो उस जो यात्री है मुगल यात्री, उसका नाम रहता है मैनरिक। क्या नाम रहता है? मैनरिक। ठीक है, ये सब डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद कर लीजिए। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी? तो आपको पता होगा, पहले मीर जाफर को हटा के मीर कासिम बनता है, फिर मीर कासिम भी अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं कर पाता है, तो ये अपना चालाकी से अपनी राजधानी बदलता है मुर्शिदाबाद से मुंगेर। तो मीर कासिम, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीर कासिम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि 50 क्वेश्चन के सेट आपके पास चला गया और आप इसका जो टेस्ट, अब आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया जाएगा, उससे भी आप दे सकते हैं। उसमें देखेंगे कि आपके कितने मार्क्स आते हैं। उससे क्या होगा कि जो अभी हमने आपको पढ़ाया है तो वो आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको याद हो जाएगा। इस तरीका से हम डेली आपको अभी 100 150 200 क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे कि एग्जाम तक आते आते आपके हिस्ट्री सेक्शन, बिहार स्पेशल और जो सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उस पर ज्यादा विशेष फोकस करूंगा मैं, और जहां से आपके गलत बनने की संभावना होती है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो 300 में आपका 200 से प्लस आपको टेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, 200 प्लस टेस्ट हो गए, उसको भी जुड़ सकते हैं। या अगर आप प्री मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों करना चाहते हैं तो मात्र 1500 में आपको पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। आपने मेंस के दौरान हमारा वीडियो देखा भी है, 100% 110% कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन हमारे जो गेस्ट थे और जो हमने पढ़ाया था वहीं से आए थे। जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा उनको पता होगा। चलिए, और आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। अगर अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।